नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ, अपूर्वा सिंह। वक्फ संशोधन बिल तो सदन से पास हो चुका है, लेकिन विरोध के सुर न पहले कम हुए न अब कम हो रहे हैं। संसद में बिल पर संग्राम देखने को मिला और अब सड़कों पर भी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या था जिस पर पर्दादारी की दरकार थी। कुछ तो था जो कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रहा था, कुछ तो ऐसे रास थे जो विपक्ष छिपाना चाहता था। सवाल कई हैं जिसके जवाब मुख्तलिफ हो सकते हैं, एक सत्ता पक्ष का, एक विपक्ष का, एक कट्टरपंथियों का। लेकिन सबसे सटीक जवाब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दिया, या यूं कहें कि योगी आदित्यनाथ ने जवाब की शक्ल में एक फरमान सुना दिया है, जिस पर घमासान तो छिड़ ही गई है, होना भी था। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने अवैध वक्फ संपत्तियों पर एक्शन की बात कही तो वक्फ माफियाओं में तो हड़कंप ही मच गया। हड़कंप की शक्ल में ही सारे सवालों के जवाबों को तस्दीक हो गई है। इसीलिए इंडिया न्यूज कह रहा है, वक्फ माफिया पर योगी हंटर। संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल के पास होते ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कमर कस ली है। सरकार ने सभी जिलों के डीएम को अवैध वक्फ संपत्ति चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने आदेश में साफ कहा है, एक विशेष अभियान चलाकर उन वक्फ संपत्तियों को चिन्हित करें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और नियमों को ताक पर रखकर वक्फ घोषित की गई है। ऐसी संपत्तियों को चिन्हित करने के बाद सरकार उन्हें जब्त करने की तैयारी में है। यूपी में वक्फ बोर्ड ने जिन संपत्तियों पर दावा किया है, उनमें से ज्यादातर का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड की सिर्फ 2500 से ज्यादा और शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां ही दर्ज हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के अपने दावे कुछ और कहते हैं। उनके आंकड़ों के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड के पास 7,785 संपत्तियां हैं। वास्तविक और दावे के आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। योगी के आदेश के बाद से ही वक्फ माफियाओं में हड़कंप मच गया है। ऐसे में सवाल उठता है, वक्फ माफिया पर हंटर एक्शन होगा भयंकर। उत्तर प्रदेश में वक्फ माफिया का अंत होगा, योगी का साफ संदेश। क्यों मचा है कलेश? वक्फ की आड़ में अब नहीं चलेगा कोई गोरख धंधा। नए बिल से कब्जे पर लगेगी रोक। आज की बड़ी बहस में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषादराज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषादराज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा, ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषादराज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। कल भी मैंने ही कहा था कि ये लड़ाई संसद भवन में लड़ेंगे, जनता की अदालत में लड़ेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो फिर न्यायालय में लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से इसमें आर्टिकल 25, 26, 15, 16 भारत के जो मूल अधिकार हैं वो छीने गए हैं। बारी आज मुसलमानों की है, कल सिखों की होगी, परसों जैनियों की होगी, बौद्ध की होगी, दलितों की होगी, अनुसूचित जाति की होगी, पिछड़ों की होगी। तो ये लड़ाई अभी से लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। देखिए,
संख्या बल के आधार पर लोकतंत्र के अंदर अगर आप किसी के जीने के अधिकारों के ऊपर ही चोट करोगे, राइट टू इक्वलिटी संविधान की मूल भावना है और संविधान को रौंदने का काम कर दिया, तो देश भी देख रहा है और कोर्ट हमारा जानब इसलिए भी है क्योंकि संविधान का जो कस्टोडियन है वो सुप्रीम कोर्ट है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपने हमारे साथ करा क्या है, हमारे जीने के अधिकार को छीन लेंगे, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को छीन लेंगे। आप नैरेटिव फैलाएंगे कि साहब हमने पसमंदा मुसलमानों के लिए, हमने महिलाओं के लिए। आप पूरे बिल में एक चीज बताइए, आपने महिलाओं के लिए क्या किया? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, एक एक करके पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हैं। अवधेश जी बहुत स्वागत है आपका। चंचल यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंचल यादव जी बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद कुमार अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी बहुत स्वागत है आपका। मां साध्वी गीतांबा हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साध्वी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और मोहम्मद शहाबुद्दीन रजवी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहाबुद्दीन जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शहाबुद्दीन जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए वक्फ संशोधन बिल दोनों सदन से पास हो गया है, बस एक कदम की दूरी और है कानून बनने से। राष्ट्रपति जैसे ही इस पर मुहर लगाएंगे उसके बाद ये कानून बनके तैयार हो जाएगा। कानून पहले से ही था, संशोधन हुआ है, उसके बाद फिर से एक नए कानून के तौर पर ये हम सबको नजर आ जाएगा। लेकिन सदन से लेकर सड़क तक जो लड़ाई है वो अभी भी जारी है। डे वन से ये चीजें हम देख रहे हैं। लेकिन अब इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी बात कह दी है कि जो माफिया है, जो वक्फ माफिया है, उनके कब्जे की जितनी जमीनें हैं अब वो सरकार लेने वाली है। उसके बाद से ये पूरा हड़कंप मच गया है। ऐसी संपत्तियों की पहचान की जाए जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेड वो संपत्ति नहीं है। देखिए वक्फ संशोधन बिल पास हो गया, इसकी जरूरत थी और जरूरत के हिसाब से तरमीम और तब्दील होती है। कांग्रेस के दौर में जब जरूरत महसूस की गई तो 4 से 5 मरतबा उस दौर में भी संशोधन हुआ और आज मौजूदा हुकूमत में संशोधन हुआ है। हाँ, ये जरूर बात है कि वक्फ बोर्डों ने अनारकी फैलाई है और वक्फ बोर्ड भूमाफियाओं से मिल करके उन्होंने करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेचा है, तो और उस पर शॉपिंग कम्प्लेक्स बना करके, मार्केट बना के अपनी पॉकेट में पैसे रखे हैं। इन तमाम चीज़ों का हिसाब किताब होना चाहिए था। जबकि वाकिफ ने जो वक्फ की है, हमारे बुजुर्गों ने जो ज़मीनें वक्फ की थी, उनका मकसद था इससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों पर खर्चा की जाएगी। कुछ नहीं हुआ, कोई खर्चा नहीं हुआ, ना यतीमों की सरपरस्ती हुई, ना स्कूल कॉलेज खुले, ना मदरसे खुले, ना किसी गरीब की फीस अदा की गई, ना यतीम खाने खुले कि यतीमों को उसमें रख करके तालीम और तरबियत कराई जाती। तो जाहिर बात है कि अगर गलत हुआ है तो उसका खमियाजा भी वक्फ बोर्ड को भुगतना पड़ेगा। मगर इसमें आम मुसलमानों से इसका कोई मतलब नहीं है, आम मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ उन्हीं लोगों से जिन लोगों ने नाजायज कब्जे किए और वो साठ गांठ करके वक्फ बोर्ड से 99 साल के लीज पर पट्टे कराए और पट्टे करा करके उस पर काबिज हुए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए, उससे करोड़ों रुपए की आमदनी की और कर रहे हैं। तो खतरा सिर्फ इन लोगों को है, न मस्जिद को खतरा है, न मदरसे को खतरा है, न खानखा को खतरा है, न कब्रिस्तान को, न ईदगाह को। किसी तौर पर कोई खतरा नहीं है इस बिल से। सिर्फ खतरा जो है बस इन्हीं लोगों का है जो भूमाफिया हैं या करप्ट हैं या करप्शन में लिप्त हैं, चेयरमैन्स हुए, मेम्बरान्स हुए, संबंधित अधिकारी हुए। ये सब पूरा एक सिंडिकेट है और ये सब लोग मिल करके काम करते थे और जमीनों की बर्बादी इन्हीं लोगों ने की है, बाकी किसी और ने नहीं की जमीनों की बर्बादी। और आपको मैं बताऊं मोहतरमा कि पूरे हिंदुस्तान में इतनी औकाफ हैं, इतनी जमीनें हैं कि अगर सही तरीके से उससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पर खर्चा की जाए तो पूरे भारत से मुसलमानों की गुर्बत खत्म हो सकती है, तालीमी पसमानदगी मुसलमानों की खत्म हो सकती है। मुस्लिम अक्सरियत इलाकों में स्कूल कॉलेजेस खोले जाएं, जो गरीब लड़कियां हैं उनकी शादी कराई जाए, जो गरीब जो है पढ़े लिखे नौजवान लड़के हैं उनको वहां से मदद की जाए, आर्थिक मदद की जाए, उनको कारोबार कराया जाए। और जो बच्चे टैलेंटेड हैं, अच्छा दिमाग रखते हैं, माली परेशानी की वजह से नहीं पढ़ पाते, उनकी अदायगी माँ बाप नहीं कर पाते पैसे की,
तो उनकी फीस वहां से अदा की जाए, अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे से कॉलेजेस, प्रोफेशनल तमाम चीजों में जो है पढ़ाई लिखाई करके बच्चे आगे बढ़े। ये तमाम चीज, ये खैर के काम, नेक के काम, फलाह बहबूद के काम, जन कल्याण के काम वक्फ बोर्डों ने नहीं किए। एक पैसा भी इन्होंने खर्चा नहीं किया कौम के काम में, समाज के हितों में। ये सिर्फ अपना पॉकेट भरते रहे, करप्शन में लिप्त रहे। यही वजह है कि इनके जांचें भी चल रही हैं, न जाने कितनी एफआईआर लिखी गई, मगर ये लोग ठीक बड़े है, चलिए। चालाक और बड़े शातिर हैं। ठीक ये है लोग रिजवी साहब, और सांठगांठ भी करते मेहमान हैं, हैं। उनसे भी एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेती हूं मैं। प्रमोद कुमार जी, देखिए, सीएम योगी कह रहे हैं कि अब जो ये संपत्ति है, जो भू माफिया है, जो वक्फ माफिया है, कई ऐसी संपत्ति उत्तर प्रदेश में वक्फ की है जिनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब इन संपत्तियों को लेकर भी सरकार कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। अब अगर इसको कानूनी तौर पर समझा जाए तो ये कितना आसान हो सकता है, या कितने और पेच अभी फंसने की जो संभावना है वो आपको नजर आ रही है? देखिए, आज़ादी के बाद से वक्फ बोर्ड जो बना था उसका कायदे से बहुत मिसयूज हो रहा था, और वो मिसयूज जो है करीब-करीब 1% लोग एक आबादी का कर रहे थे, जो एक तरह समझिए कि शेषनाग के फन की तरह जो है उस पर बैठाए हुए थे, और वो सही मामले में वक्फ का परिभाषा से अलग था। वो जो यतीम, जो बेवा, जो विधवा, जो गरीब, जो एकदम बिल्कुल सबसे पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो जो वक़्फ़ का जो मेन था, अल्लाह ताला का जो सेवा करना या उसका जो है प्रॉपर्टी का है, उसका टोटली मिसयूज़ हो रहा था। जी। और इतना हो रहा था कि जो वक़्फ़ बोर्ड में जो दिया गया था कि उसमें लेडीज़ रहेंगी 2, गरीब लोग रहेंगे, उनका बिल्कुल हटा गया था, और जो यहाँ के बड़े-बड़े जो नुमाइंदे थे, उनको रखा गया था। और सच पूछा जाए तो वो एक तरह से मुस्लिम धर्म का बिल्कुल मखौल उड़ा रहे थे। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी अल्लाह ताला का यदि कोई ज़मीन जायदाद को ही हड़प रहा है, वो मुस्लिम कहलाने लायक कैसे हो सकता है? वो तो मुस्लिम हो नहीं सकता है जो उनके साथ चीटिंग कर रहा है, अल्लाह ताला के साथ चीटिंग कर रहा है। वक़्फ़ जो है यतीमों का है, बेवा-वाओं का है। और यूज़ क्या कर रहे थे? 1-1 रुपए का किराया लेकर करके सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर रहे थे। आप देखिए, शिया सुन्नी मिला करके करीब 1,32,000 संपत्ति पूरे यूपी में था, जिसमें कि अभी जो वो कर रहे थे उसमें करीब 57,000 के करीब में वो सरकारी संपत्तियां हैं। आप देखिए संपत्तियों का जो आंकड़ा के है, रामपुर में देखे होंगे कि जो आजम खान वहां के एमपी थे, उन्होंने ये जो गौहर वाले जो यूनिवर्सिटी था उसके लिए वहां के गरीबों के लिए, जो मुस्लिम समाज के यतीम लोग थे और वक्फ का बहुत सारे जमीन थे, उसका एक कब्जा कर करके और गौहर यूनिवर्सिटी बना दिए थे, और उसका सारा मिसयूज हो रहा है। देखिए, ये सरकार आई और उसने जो है जितने भी जो नाजायज फायदा उठा रहे थे, जो गरीबों के साथ अन्याय कर रहे थे, उनको न्याय दिलाने का काम किया गया, और वो जमीन जो है उनको वापस दिया गया है। आप देखिएगा कि जो मुस्लिम के यतीम, जो विधवा थे, जो गरीब थे, वो उन्होंने जो है आजम खान पे कई लोगों ने केस किया था, और वो जो है आजम खान जैसे बड़े-बड़े जो इसको कह सकते हैं मठाधीश थे, जी। वो वक्फ का नाजायज फायदा उठा रहे थे। आज देखिए करीब 75 जिला है वक्फ में, जो आगरा में दिखाया 1293 प्रॉपर्टी है, फिरोजाबाद में 275 है, मैनपुरी में 224 है। इस तरह से आप देखेंगे जितनी प्रॉपर्टियां विभिन्न जिला में यूपी का है, वो करीब 57,000 समथिंग का है। तो ये प्रॉपर्टियां को ये जो आया है बोर्ड, उसको निश्चित रूप से डिमार्केशन होगा। अब जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया गया है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस चीज को देखेगा कि वक्फ का कहाँ पे बद इंतजामी हो रही थी और उसका सही लोगों के पास कैसे पहुंचे। ये डीएम का, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होगा, उसका दायित्व होगा। और जो यतीम विधवा थे, सही मामले में वक्फ का जो यूज था, जो वक्फ बाई यूजर थे, उनके तक। अब वो जो मठाधीश थे, जो बड़े बड़े लोग जो है जो अन्याय कर रहे थे अल्लाह ताला के नाम पे, समझिए कि ठीक है। अल्लाह ताला से ठगी कर रहे थे, अब उनका इस पे दाल नहीं गलेगा। अब उनको, जो गरीब लोगों को जो है पूरी तरह से न्याय मिलेगा। ठीक। और मैं समझता हूं कि यदि ये सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो कोई भी कोर्ट ये कभी नहीं कहेगा कि आप जो है वक्त के और गरीब के साथ, जो विधवा के साथ है, जो बेवा है, जो यतीम है, उसके साथ अन्याय कोई भी जो है, वो 2-4 लोग जो हैं
वो कर सकते हैं। चलिए, तो मैं समझता हूँ ठीक है कि इस तरह प्रमोद का जी, मैं न्यायालय लौटूंगी से आपके पास। एक बार चंचल यादव जी का मैं रुख कर लेती हूँ। चंचल यादव जी, अब देखिए, जिस तरह से भी आपने प्रमोद जी को भी सुना कि अब अल्लाह के नाम पे, खुदा के नाम पे अब इस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली हैं, क्योंकि योगी सरकार ने अपना रुख एकदम साफ कर दिया है कि वो वक्फ की जमीनें जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, अब उसके खिलाफ सरकार कोई कड़ा कदम उठाने की तैयारी में है कानूनी तौर पर। फिर क्या होगा? सड़क से वकील सदन तक साहब तो का हंगामा चल ही रहा है, उसके बाद क्या होगा? वकील साहब के दर्द का सम्मान करता हूं। कितनी पीड़ा दिखा रहे थे, कितनी पीड़ा इनके अंदर थी मुसलमानों के प्रति, और इतनी ही पीड़ा बीजेपी की भी है। जो बीजेपी जो मुसलमानों के प्रति इतना दुख व्यक्त कर रही है कि हम गरीबों का उत्थान करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। आज देश की जो सबसे बड़ी अदालत, जो लोकसभा में एक भी मुसलमान को प्रत्याशी नहीं बनाया इन्होंने, एक भी मुसलमान सांसद नहीं, एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है, लेकिन इनको पीड़ा बहुत है, बहुत पीड़ा है। अब समझने वाली बात यह है कि देश के जो केंद्रीय बजट है, जो राज्य का बजट है, इन बजट के व्यवस्थाओं से मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों का, दीन दुखियों का उत्थान नहीं हो सकता है। अब वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से जो किराए आएंगे उससे उत्थान करेंगे। बहुत पीड़ा है वकील साहब आपके अंदर। मैं तो, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, कम से कम इतनी पीड़ा मैं फील कर सकता हूं आपकी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यही बीजेपी ये है कि केवल एकमात्र एजेंडा है कि ध्रुवीकरण करना है, बांटना है लोगों को, डिवाइड करना है लोगों को। आप सोचो, सैकड़ों सैकड़ों वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना ने कब्जा कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी, वकील साहब की पीड़ा एकदम उफ तक नहीं निकलती है, कुछ भी पीड़ा इनको दिखाई नहीं देगी। अब यहां पे मैं आना चाहता हूं एक बात, आपने डीएम के ऊपर आपने बात करी। डीएम जो है निष्पक्ष होगा, ये आम जनता का विश्वास है। सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्योंकि डीएम जो है सत्ता का एक तरीके से सत्ता की नुमाइंदगी करता है, सत्ता जो चाहती है वो करता है। आप जानते हो, इसमें कोई, दो वकील साहब भी जानते हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं, आपने एक सवाल किया कि अभी तक संपत्तियां जो है उसकी कोई पता नहीं है, कितनी संपत्तियां क्या है, कैसे क्या है। ऐसा नहीं है मैडम, संपत्तियां पता है। अब संपत्तियों के जो अधिकार की बात हो रही है, जो उसमें जो है हिंदू मुसलमान जो है, जो आपने देखा होगा जो हमारा अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 है, ये पूरी तरीके से सेधमारी है, और ये हर कोई समझ रहा है, हर एक व्यक्ति समझ रहा है। बीजेपी का कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है। इसी तरीके से नोटबंदी लेके आए थे, आतंकवाद की कमर तोड़ रहे थे, नकली नोटों के ऊपर वार कर रहे थे, लेकिन अंतोगत्वा क्या हुआ? इसी तरीके से 3 कृषि काले कानून लेके आए थे। यही मीडिया, यही लोग जो है, ना जाने खालिस्तानी से लेकर उग्रवादी से लेकर के ना जाने क्या क्या परोसा जा रहा था। लेकिन 700 लोगों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री जी एक दिन आए, अपने जो है भावनात्मक रूप से जो है, भाई बहनों मुझे बहुत दुख है, ये तीनों कानून वापस लेता हूं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग यानी केवल और वक्फ केवल कानून में जो पूरे देश संशोधन हुआ है को उसको उलझा लेकर के भी कुछ रखना ऐसा है ही आप सोच और रहे हैं कुछ भी कि नहीं फिर से कोई करना है। कुर्बानी दी अगर जाएगी, इनकी सड़कों मंशा पर खून होती, बहेगा और फिर पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे और ये कानून भी नहीं, मैं जो वही कह रहा संशोधन हुआ है हूं, उसे सड़कों वापस पे ले लेंगे। खून नहीं, 700 किसानों ने शहादत दी थी मैडम, सड़कों पे खून नहीं बहाया था लोगों ने, उन लोगों ने शहादत दी थी। इन भाजपाइयों को तो समझ में नहीं आता है कि जो है जो खून वक्फ पे कैसे आइए ना, बहाया जाता है, और वक्फ जो पे है आइए। लोगों ने, चलिए ठीक है, कृषि कानून लेकर आए, उन्होंने वापस ले लिया। वक्फ पे आइए, कानून तो पहले से ही था, कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स ऐड किए गए हैं, ट्रांसपेरेंसी का जिक्र किया जा रहा है कि तो क्या ट्रांसपेरेंट हो और भी जाएगी सारी चीजों में चीजें, जो चेंजेस भी करेंगे? इनसे पूछिए मैडम, ये सवाल गौड़ हैं। कल तो ये भी सवाल उठेंगे कि बहुत सारी व्यवस्थाओं में सिख हैं, जो हमारे धार्मिक संस्थान हैं, जो हमारे धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, क्या उसमें भी जो है आप लोगों को हिंदू मुसलमान करोगे? क्या उसमें भी लोगों को जो कमेटी में बनाओगे? जैसे आज के समय में जो वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है कि भाई इस कमेटी में जो है हम जो है नॉन मुस्लिम्स को रखेंगे, इनको रखेंगे, तो क्या इससे चीजें प्रॉपर हो पाएंगी? मेरे कुछ वाजिब सवाल है कि क्या आप जो है, जो हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए, जहां पे आस्था का हमारा विषय है, वहां पे भी आप जहां पर एक इनकी मंत्री, एक विधायक बोलती हैं कि मुसलमानों के लिए अलग से अस्पताल बनाए जाने, अलग से वार्ड होने चाहिए, हमें घिन आती है, न जाने क्या क्या बोलते हैं ये लोग। तो सवाल वही है, वाजिब सवाल ये है कि वही पार्टी है जिसका मुखौटा कुछ और है, इसका चेहरा कुछ और है, ये अंदर दिल में कुछ और है। तो ये सबसे पहली बात, इनकी नीयत और नीति दोनों में खोट है। और ये
जो जनता को और आम जनमानस को इनके छलावे कभी पसंद नहीं है। मैं आज के समय में जो प्रमुख सवाल है, मैं भी लोहिया आयुर्विज्ञान चलिए ठीक संस्थान है, में आपके गया इस था, सवाल के साथ वहां सीधे पे अवधेश जी का रुख कर गोरखपुर का लेती हूँ। बहुत पेशेंट देर से भर्ती है। इंतजार कर रहे मैंने हैं वो भी पूछा अपनी बारी भैया का। गोरखपुर के लोग भटक रहे हैं, मैंने पूछा आपके यहाँ तो एम्स बन गया है, तो कहा उन्हें एम्स में कोई इलाज ही नहीं हो पा रहा है, आप चले जाओ चलिए पूछो ठीक आज है, हालत ये है। ठीक है, लेकिन चलिए यादव आप जी अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, एक बार 400 अवधेश जी साल से मैं 500 सवाल ले साल लूं। पहले अंग्रेजों की अवधेश जी कब्र से खोद सवाल रहे ले हो, लूं सर, रुक वक्फ जाइए। बोर्ड बिल की बात कर चंचल रहे हो, यादव जी, लेकिन चंचल यादव जी प्रमुख सर रुक मुद्दों पे जाइए, रुक चर्चा ना जाइए। हो, वकील साहब अरे को अरे दर्द रुक ये नहीं हो रहा है। जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले रही हूँ, एक ही बार में सब बोल देंगे तो फिर बाकी बात के लिए भी तो कुछ नहीं रखिए। नहीं मैडम, अवधेश बोलिए जी, बोलिए, बोलने के लिए शब्द कम नहीं है जी। अवधेश जी, कृषि जी। कानून लाए, उसके बाद वो भी वापस ले लिया गया, जैसा कि अभी चंचल यादव जी कह रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि वो शहादत का जिक्र कर रहे हैं, जो कृषि कानून के वक्त जो आंदोलन चल रहा था, क्या ऐसी ही कुछ चीजें हमें दोबारा देखने को मिलेगी क्या? फिर ये संशोधन वापस ले लिया जाएगा क्या? देखिए सड़कों पे पूर्वा जी, सदन से सबसे लेके सड़क पहले तक तो हंगामा मची रहा है। जी 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 देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमारे देश के गृह मंत्री, यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह से वक्फ बोर्ड जो विधेयक संशोधन जो विधेयक हमारे पास हुआ है, वो लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत है आज के समय में। और ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो देश का गरीब यतीम मुसलमान है, उनके विकास में फलदायी साबित होगा। अभी मेरे भाई कह रहे थे, चंचल की बात कर रहे थे, ये कानून वो कानून, मैं ये कह रहा हूँ कृषि कानून की बात तो कर दी आपने, 700 किसानों की बात कर दी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, पंजाब में किसान बैठे थे बॉर्डर पर, उन किसानों पर लठ बरसाया गया, उनके जो टेंट बनाए गए थे वो तोड़े गए थे, तब किसी की आवाज नहीं निकली। क्यों भाई, इतना भेदभाव? क्योंकि वहां आपके सहयोगी दलों की सरकार है, आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में जो लोग जिनकी बात कर रहे हैं, वो किस तरह से उनकी मौत हुई वो सब जानते हैं, कौन थे वो लोग, क्या करते थे वो लोग। लेकिन कभी मोदी सरकार ने किसानों पर लठ नहीं बरसाया, कभी मोदी जी ने किसानों के जो टेंट थे उन पर बुलडोजर नहीं चलवाया। लेकिन हाँ, पंजाब बॉर्डर पर जो टेंट बने हुए थे किसानों के, उनको तोड़ा गया, किसानों को मारा गया, पीटा गया, बंद किया गया जेल में, किसी की कोई आवाज नहीं आई। लेकिन हाँ, देखिए आज वक्फ बोर्ड की बात चल रही है, ठीक है, वक्फ बोर्ड पर कोई जवाब नहीं देगा। इनके नेताजी अखिलेश यादव जी से भी सवाल जवाब हुए थे संसद में, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो लौट फिर के कहा गए, आपका अध्यक्ष नहीं चुना गया, आपकी पार्टी ऐसी है, कभी कोई जवाब ही नहीं है इनके पास। चलिए ठीक है अवधेश जी, कुछ तकनीकी खराबी आ रही है आपकी तरफ से, एक बार मैं साध्वी जी का रुख कर लेती हूँ। साध्वी जी, अब देखिए सदनों से, तो दोनों सदन से ये बिल पारित हो गया है, सिर्फ राष्ट्रपति की मुहर लगनी है और फिर ये एक नए कानून के तौर पर हमें नजर आएगा। लेकिन विपक्ष जिस तरह से भ्रमित कर रहा है मुस्लिम समुदाय को, उस पर आप क्या कहेंगे? बार बार ये चीजें कही जा रही हैं कि उनके हकों को छीन लिया जाएगा, उन्हें डराया जाएगा, उनके लिए ये बहुत खराब बिल है, उनकी स्थिति बदतर हो जाएगी। नहीं, स्थिति तो उनकी बदतर है, क्योंकि उनके यहाँ ना तलाकशुदा महिलाओं की कोई व्यवस्था है, न विधवा महिलाओं की कोई व्यवस्था है, न यतीम बच्चों की कोई व्यवस्था है। तो इनके यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं, तो तकलीफ तो नेताओं को होगा, क्योंकि ये अब शोषण नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है कि जब इतना बड़ा प्रॉपर्टी मिलेगा तो कुछ न कुछ इनके कल्याण के लिए कार्य तो होंगे ही होंगे। और हमारे जो नेता लोग हैं, भाजपा वाले हो चाहे कोई भी हो, तो जो इनके लिए कदम आगे बढ़ रहा है, तो उसमें ये लोग सियासी रोटी सेकेंगे, उनको सेकना है। लेकिन जो इस दौर से गुजर रहा है, जो अपनी परेशानियों से गुजर रहा है, उनको तो राहत मिलेगी, कुछ तो कुछ उनकी समझ में आएगा कि नहीं मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। यहाँ अगर नेता लोग उछाल रहे हैं तो बहुत बड़े तबके से यहाँ लोग यतीम हैं। इस कौम में बहुत तबके के लोग जो है वो विधवा में हैं, बहुत तबके के लोग जो है वो तलाकशुदा हैं। तो ऐसी स्थितियां जब आ रही हैं, तो यहाँ अगर नेता रोटी सेक रहे हैं तो सेकें, लेकिन जो जनता जनार्दन है, जिनके पक्ष में ये बिल आया है, जो पास हो चुका है, चंद कदम की दूरी है, वो भी हो जाएगा। तो यहाँ उनके लिए जो चीजें आ रही हैं, तो बहुत से लोग अब समझदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उनको अब समझ में आ रहा है कि हमारा कहाँ शोषण हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रॉपर्टी इन लोगों ने लेकर के जिस तरह से उसका गलत इस्तेमाल किया, अभी जो एक नेताजी थे बैठे थे मौलाना साहब, उन्होंने कितनी बड़ी बात बोली है कि नहीं इतना गलत हम लोगों के साथ हुआ है। तो समझदार लोग तो समझेंगे ही समझेंगे, और नेता हमेशा ढपली पीटते हैं, पीटते रहेंगे, उनके पीटने का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर जो जनता जनार्दन है, वास्तव में एकदम हकीकत सच्चाई यही है कि उनके लिए कोई नेता बाहर आया ही नहीं है, कोई भी नहीं आया है।
तो यहाँ जब नेता सामने आए ही नहीं, तो आज उनके लिए अगर कुछ हो रहा है तो हम जहां तक समझते हैं कि वो जनता आगे आएगी और समर्थन करेगी कि नहीं, हमारे साथ अब अच्छा होने वाला है। और अच्छा होना भी चाहिए। कारण क्या है कि जिस तरह से ये तबका सताया गया है, बहुत सताया गया है, इनके अंदर परिवार भी इनके साथ नहीं आया है, तो इनका कल्याण होने वाला है और इसमें हम भी समर्थन करते हैं। और इनकी महिलाएं, इनके बच्चे खुद बाहर आएंगे, खुद इसका समर्थन लेंगे भी, देंगे भी, हमारी समझ से। शहाबुद्दीन साहब, अभी आपने चंचल यादव जी को भी सुना, वो बार बार यही कह रहे हैं कि जिस तरह से कृषि कानून वापस ले लिया गया, इनडायरेक्टली वो ये भी कह रहे हैं कि वैसी ही चीजें अब हमें दोबारा भी देखने को मिलेगी और ये कानून भी सरकार वापस ले लेगी। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी का जो जिक्र बार बार किया जा रहा है, और जैसा कि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि किसी भी सूरत में वक्फ उन जमीनों को अपना नहीं कह सकता जिनकी कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हो, केवल उन्हीं संपत्तियों को वक्फ माना जाएगा जो किसी व्यक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से दान की गई हो। ये चीजें बखूबी आप समझते होंगे। और सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट को हम यहां पर अगर देखा जाए तो उसमें भी कहा गया है कि कितनी कमाई हो रही है वक्फ को, और उसका 1% हिस्सा भी किसी गरीब मुस्लिम की जेब में नहीं जा रहा। देखिए मोहतरमा, मैं किसी की बात का कोई जवाब देना नहीं चाहता हूं, और मैं सिर्फ अपनी बात कहूंगा, और वो हकीकत की तरह है, बिल्कुल शफाफ आईने की तरह। वक्फ बोर्ड में पूरे तौर पर मुकम्मल तरीके से सरकारी सरपरस्ती हासिल होती थी, नेताओं का संरक्षण होता था, और उसमें जो मेंबर बनाए जाते थे वही जो बड़े बड़े मुसलमान होते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले मुसलमान होते थे, वही मेंबर बनते थे। और फिर उसके बाद में जो बड़े बड़े बिल्डर होते थे, उन बिल्डरों से सौदे होते थे, और सौदे होने के बाद सच्चाई यही में है जो आप बोल रहे हैं, यही सच्चाई है, लेकिन इसको कोई सुनना नहीं चाह रहा है। नेता लोग इसको सुनना नहीं चाह रहे हैं। आपने जो सच्चाई बोला बिल्कुल। और इसमें खेल क्या होता था, खेल क्या होता था वो मैं बता दूं, आप सब लोगों को पता चल जाएगा। इसमें खेल ये होता था कि वक्फ की जमीन में जो वक्फ एक्ट बना हुआ था, तो उस वक्फ एक्ट में बहुत सारे तरीके हैं वक्फ के, जिसको जुबानी वक्फ कहा जाता है, और वक्फ अल्लाह ताला कहा जाता है, वक्फ अल खैर कहा जाता है, वक्फ अल औलाद कहा जाता है। इन सारी कंडीशंस में वक्फ की जमीन रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी, तो उसका तरीका मौलाना जी एक चीज मैं थोड़ा सा आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आपके बीच में नहीं बोला हूँ, बराए मेहरबानी मेरे बीच में मत बोलिए। आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला हूँ, मैंने आपके बीच में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं किया है, आप मेरे बीच में इंटरफेयर ना करें। यही डिबेट का तरीका होता है। और आपको ज्यादा जोश पैदा हो रहा है तो आप एक अलग से बोल लीजिएगा। चलिए ठीक है मौलाना साहब, पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। चंचल यादव जी बस 2 मिनट चाहिए, फिर आप अपना काउंटर कर लीजिएगा। है जो वक्फ की जो किस्में हैं, वक्फ की किस्में मैंने बताई, तो वक्फ की किस्मों में से किसी भी किस्म में रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी। तो ये एक इन लोगों ने घोटाले का एक तरीका निकाला कि 99 साल की लीज पर दे देते थे बिल्डर को। जो भू माफिया होता था उसको 99 साल की लीज पर पट्टा दे दिया गया, और यानी करोड़ों की जमीन है। और आपको हैरत होगी देख करके कि उसका किराया कितना, 1 रुपया, 100 रुपया ये किराया होता था। अब वहां पर बिल्डर ने क्या किया, बिल्डर ने वहां पे मार्केट बनाई, फिर उसने एक दुकान के 25-25 लाख रुपए, पगड़ी के लिए 5-5 हजार रुपया या 10-10 हजार रुपया किराया लिया, और ये सब जो है अपनी पॉकेट में चला गया, और वो वक्फ बोर्ड में गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा नहीं हुआ। जबकि वाकिफ की मंशा ये थी, यानी वो जमीन जिसने वक्फ की उसको वाकिफ कहते हैं, उस वाकिफ की मंशा ये थी कि इससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों के उत्थान के लिए, उनकी तरक्की के लिए खर्चा होगी। कोई भी डीट देख लीजिए, हर डीट की आखिरी लाइन में, आखिरी पेज पर आपको ये जरूर लिखा हुआ मिलेगा कि इससे होने वाली आमदनी खैर के काम यानी जन कल्याण के काम किए जाएंगे। ये सब ना हो करके ये सब पूरा एक घोटालों का एक अड्डा बना हुआ वक्फ बोर्ड का। अब इस पर कदगन लगेगा, इस पर लगाम लगेगी। आम मुसलमान तो खुश है,
चलिए ठीक है मौलाना साहब। चंचल यादव जी, मौलाना साहब कह रहे हैं कि आम मुसलमान नहीं, मैं खुश हैं, वो मौलाना खुद साहब इस से एक बात को सवाल मान पूछ रहा रहे था। हैं, वो इस चीज के मैं ऐड ऑन सपोर्ट में करना है, चाह लेकिन रहा फिर था। सपा क्यों नहीं मान पा रही है इन चीजों को? नहीं, मैं इनसे एक चीज पूछना चाह रहा था। मुख्यमंत्री जी का पूछिए। बयान था कि 1952 के बाद वक्फ की गई जो भी प्रॉपर्टी है वो उन्हें सीएम मानने को तैयार नहीं है। ये जानकारी है मौलाना जी आपको? तो आप बीजेपी से पूछिए, मेरा पॉलिटिकल मौलाना जी अपने अरे पॉलिटिकल पार्टी बढ़िया से बोलो मेरा कोई मौलाना जी, ताल्लुक नहीं। अभी तो आपको बड़ा रोना आ मेरा रहा था मुसलमानों के हितों को लेकर पॉलिटिकल के। पार्टियों से ये मेरा तो कोई मैं लेना पूछना देना चाह रहा नहीं। था, यही तो मैं बीजेपी कह के रहा था कि प्रवक्ता मौलाना बैठे, उनसे जी, पूछिए। मौलाना जी यही तो मैं कहना चाहता कि आप जो है, क्योंकि मुझे पता है आप उतने बोलेंगे जितना कहा गया है। मेरी आपकी मैं देखिए रिक्वेस्ट सुनो, है, मेरी बात सुनिए मौलाना जी। इल्जाम मत लगाना, चंचल इल्जाम सुनो मत लगाना, मौलाना सुन जी, लेना, मौलाना जी मैं सुनो। बोलने नहीं दूंगा चंचल तुम्हें। अरे इल्जाम मत मौलाना जी लगाना मेरे सुनो, ऊपर। सुनो अपनी मौलाना औकात में जी, रहो, मौलाना जी हैसियत में सुनो रहो, सुनो, सब्र अपनी करो मौलाना औकात में रहो, जी। औकात, अपनी आवाज औकात मत भूलो, अपनी हैसियत में रहो। मौलाना सुन लेना, साहब, मेरे मौलाना ऊपर इल्जाम साहब, मत लगाना। मुझे लगता है मैंने तुम्हारे बारे में ये कुछ नहीं कहा। ये चीजें ना करें, तुम्हारे ये ऊपर चीजें ना इल्जाम करें, नहीं ऐसे शब्दों लगाया का है। इस्तेमाल ना करें। चंचल अपनी हैसियत में रहो, अपनी अरे औकात मौलाना में साहब रहो। रुक जाइए, मेरे सर रुक ऊपर जाइए, इल्जाम ऐसे मत ऐसे लगाना। शब्दों का इस्तेमाल ना चंचल, करिए, चर्चा सुन हो लेना। रही है, ठीक ढंग से मैं चर्चा हो आम जाने किस्म का दीजिए, मौलाना ऐसे नहीं मत हूँ। करिए। नहीं, मुझे आम किस्म का मौलाना मत समझना, मुझे आम किस्म मुझे का पता मौलाना है, मत समझना। मुझे पता है आप कैसे मौलाना हैं। अपनी सुनिए, हैसियत अब में सुन रह के लीजिए, बात करना, अब अपनी सुन हैसियत में रह के लीजिए, बात सुन करना। लीजिए हैसियत वाले मौलाना, सुन लो हैसियत वाले मौलाना, सुन लो, सुन लो। सुनो, मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा। जब इल्जाम लगाओगे, अरे मैडम, इल्जाम कहाँ से लगाओगे, भूखी पकड़ के जाति लाए तौर हो? पर क्या हमला ठीक है मौलाना करोगे, साहब रुक जाइए, अब आप रुक जाइए, लेकिन ये चीजें मत करिए, और भी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, उनको भी वक्त देना है, उनसे भी बात करनी है, बात दोनों आपस में ही बहस करने लग जाएंगे। चलने दूंगा, मैं मुकम्मल तरीके से बोलता रहूंगा, आपको बोलने नहीं दूंगा। आपको रखना है, अपने मुद्दे की बात रखिए, जाति तौर पर इल्जाम आप नहीं लगाएंगे। मुझे पता है अगर आपने जाति अपने तौर पर बोलने इल्जाम की लगाएंगे, कीमत कहाँ आपकी क्या भी क्या तलाई चुकाई अभी है। खोल के रख दूंगा। मुझे आईना मालूम आपके है आका मौलाना, अखिलेश आपने यादव, बोलने की आपके कीमत आका क्या अखिलेश क्या यादव चुकाई की है। तलाई खोल दूंगा। मुझे आपके मालूम आका है अखिलेश यादव मौलाना की जी, तलाई खोल दूंगा, मुझे तलाई खोल मालूम दूंगा। है कितने मौलाना मुस्लिम जी, दुश्मन हैं, लिफाफा कितने ले लेना, मुस्लिम काम हो दुश्मन है जाएगा अखिलेश आपका। यादव हैं, मुझे अखिलेश पता यादव है कितने मौलाना मुस्लिम जी। दुश्मन हैं। अखिलेश यादव को टोपी से नफरत, अखिलेश यादव को दाढ़ी से नफरत, अखिलेश यादव को मुसलमानों के मसाइल से नफरत, मैं सब कुछ कह दूंगा, सुन लेना। जो लिख के दिया गया था बोल लिया कि बचा है कुछ? मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर वही जो बात लिख कही के तुमने। दिया गया था बोल लिया तो अरे बचा है तेरी कुछ? हैसियत क्या है, बात कैसे कर रहा है? मैं आम किस्म का मौलाना नहीं हूँ, मैं आम किस्म मौलाना का जी, मौलाना आपकी नहीं हूँ, भाषा, आपका समझ परिचय लेना। बता रही है कि मौलाना हो ही नहीं सकते मेरे हो। पास में जानते हैं, मेरे आप पास चलिए में ठीक है सर, आप रुक जाइए, मेरे रुक जाइए, घर पे चंचल यादव जी, मौलाना लोग मौलाना साहब रुक कहते हैं। जाइए। मुलायम सिंह आते थे, एक मेरे कथा पास कथित मुलायम मौलाना सिंह बैठे हो, शांत रहो। परिवार अरे सर रुक जाइए, फिर सर ऐसे मत करिए, ये चीजें मत करिए, ये चीजें मत करिए, पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए। चंचल यादव जी, मौलाना साहब, दोनों से मैं कह रही हूँ, प्लीज। चंचल यादव जी, मौलाना साहब, बस अब रुक जाइए, सर रुक जाइए, मैडम, इनको इस तरह से नहीं, वक्त मत खराब करिए, ना अपना ना बाकी मेहमानों का, हमला करोगे, वक्त मत खराब करिए। मैं तुम्हें बोलने नहीं दूंगा। अरे मौलाना साहब, मुझे तो बोलने दीजिए, कम से कम रुक जाइए, अब रुक जाइए, सर रुक जाइए। बता दूंगा, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई पर्सनल नहीं होगा चंचल यादव जी, पर्सनल मत होइए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे से डिरेल मत होइए, अब आप इस तरह से तो प्रोवोक करेंगे। बिलबिला गए हो मौलाना। चलिए ठीक है सर, हो गया हो गया। अभी और बिलबिलाओगे। मौलाना साहब, मैंने आवाज डाउन आपकी करिए, नफरत पीसीआर आवाज डाउन का करिए, बिलबिला गए मौलाना। आवाज डाउन करिए। चलिए सर, देखिए अब आप दोनों बोल रहे हैं, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ आप आपस में भिड़े जा रहे हैं। प्रमोद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए अब जिस तरह से अधिकारियों को तो निर्देश दे दिया गया है कि ऐसी जमीनों को चिन्हित किया जाए, ऐसी जमीनों को उनका एक रिकॉर्ड बनाया जाए जो नियम के विरुद्ध हैं, वक्फ नियम के जो विरुद्ध हैं। कितना समय लग सकता है, या आपके हिसाब से यूपी में ऐसी कितनी संपत्ति हो सकती है? आप बिलबिलाओगे। अरे चंचल यादव जी, रुक जाइए। तुम्हारी औकात बता दूंगा। चंचल यादव जी, चंचल यादव जी रुक जाइए। अरे सर रुक जाइए। हिम्मत मौलाना, मुझे पता है मुस्लिम दुश्मन, अखिलेश यादव मुस्लिम दुश्मन, अखिलेश यादव मुस्लिम दुश्मन। सर अब आप मानेंगे मेरी बात, या मैं फिर से आवाज डाउन करवाऊं? आप दोनों ही फिर बहस कर लीजिए, बाकी लोग चले जाएं। मैं चली जाती हूँ, आप दोनों ही बहस कर लीजिए फिर। मौलाना साहब, फिर आप ही बहस कर लीजिए ना, फिर क्यों हम लोग यहाँ बैठे हैं जब आप दोनों को ही एक दूसरे से बहस करनी है? जब आप दोनों को आपस में ही बहस करनी है तो फिर हम सब चले जाते हैं ना, फिर आप दोनों ही बहस करिए, या तो फिर मैं आप दोनों को निकालूं। मुझे बाकी मेहमान भी बैठे हैं, मुझे उनसे भी सवाल लेना है, उनको भी पूरा वक्त देना है, वो भी ऐसे खाली नहीं बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, रुक जाइए,
इस तरह से चिल्लम चिल्ली मचा के सर कुछ नहीं होगा। अखिलेश जी के ऊपर अखिलेश टिप्पणी मत मुसलमान करना। दुश्मन, अखिलेश आदरणीय मुसलमान अखिलेश जी के ऊपर दुश्मन। टिप्पणी मत करना। तुम्हारी हैसियत नहीं है लिफाफा पकड़ के चंचल बोल यादव जाते जी, हो। अगर आपको मेरी मुझे आवाज मालूम सुनाई है। दे रही है तो प्लीज आप शांत हो जाइए। कैसे आते हो अब मुझे शांत हो पता जाइए। है। मौलाना साहब, दुश्मन, बहुत अखिलेश रिक्वेस्ट के को साथ में कह रही हूँ, दाढ़ी अब शांत हो जाइए। अखिलेश को दाढ़ी से नफरत, अखिलेश को टोपी से नफरत, अखिलेश को मुझे दाढ़ी पता से है, नफरत, लिफाफा और अखिलेश डबल कर मुसलमानों दिया का जाएगा दुश्मन, आपका मौलाना। मुसलमानों को मुझे दुश्मन। मालूम है, मैंने मौलाना 2 साहब, मिनट पे थोड़ा हाथ सा रख आप के अपनी बिगड़ा शब्दों रहे हो। में भी ध्यान और रखिए, बिगड़ा संयम रहे हो रखिए। ना। देखिए, हम इस तरह की भाषाओं का ना इस्तेमाल करते हैं, ना किसी को करने देते हैं अपने चैनल पे, ना किसी को करने देते हैं। मौलाना साहब, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, मौलाना है आप, मुस्लिम स्कॉलर है आप, क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या शिक्षा दे रहे हैं? ऐसी भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हैसियत पर आ जा रहे हैं, औकात पे आ जा रहे हैं। थोड़ा सा शब्दों की गरिमा का ध्यान रखिए। हम अपने चैनल पे ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। चंचल को दुश्मनी, अपने मुसलमानों लिफाफे के चक्कर में अपना जमीन बेच डालते हो आप लोग। आवाज डाउन करिए इनकी। मुसलमानों से दुश्मनी। मौलाना साहब, चंचल यादव जी, अगर आप दोनों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं आप दोनों से यह कहना चाहूंगी कि जिस तरह की शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम सुनते हैं, ना करते हैं, ना किसी को करने देंगे, चाहे वो कोई भी मौलाना हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रवक्ता हो। मैं बहुत साफ और बहुत क्लियर शब्दों में मैं आप दोनों को यह चीज कह देती हूं। वक्त पर हम चर्चा कर रहे हैं, आप वहां तक सीमित रहिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप डिबेट छोड़ के जा सकते हैं। प्रमोद जी, और अभी सिर्फ प्रमोद जी बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। अपनी औकात पहले देखो बात मौलाना। बता दी, जो मैंने लिफाफे बता पे आके दिया, बैठते हो चंचल टीवी यादव में, मुसलमानों का दुश्मन है। लिफाफे पे आके एक मिनट, बैठते हो आवाज टीवी डाउन में। करिए दोनों की। मौलाना साहब, आप डिबेट होने देंगे या नहीं होने देंगे? अगर आप पर कोई इल्जाम लगा रहा है तो एक बार सुन भी लीजिए ना, उन चीजों को सुनने की भी आप ये क्षमता रखिए। और चंचल यादव जी, अगर आपको इस तरह से डिबेट करनी तो आप डिबेट छोड़ के जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मौलाना साहब, मैं आपसे भी एकदम साफ शब्दों में कह रही हूं, क्योंकि हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनकी भी उतनी ही गरिमा है, उनका वक्त भी हमारे लिए उतना ही कीमती है। लेकिन अब अगर आप दोनों को ही सिर्फ यहां पर डिबेट करनी है तो आप दोनों ही डिबेट छोड़ के जा सकते हैं। और आपकी आवाज नहीं जा रही है सर, बाहर नहीं जा रही है, आप चिल्लाते रहिए, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। आप दोनों आपस में बात कर लीजिए, एक दूसरे का नंबर शेयर कर लीजिए, एक दूसरे को फोन कर लीजिए, और वहीं से आप जो भी आप लोगों को तू तड़ाक गाली गलौज करनी है वहां से बैठ के करिए। डिबेट में नहीं, डिबेट में ये चीजें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। प्रमोद जी, ये जो मौलाना साहबुद्दीन रिजवी साहब जो बता रहे थे, बहुत कायदे से और बहुत तर्कसंगत बता रहे थे। उन्होंने एक तरफ से वक्फ बोर्ड का, और जो लोग इस तरह से शेषनाग के फन की तरह जो बैठ करके बैठाए हुए थे, उनको आईना दिखाने का ये काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि साहबुद्दीन जी जैसे लोगों को ही ये असलियत पता होगा कि इसके बारे में कि यह सच्चाई क्या है और किस तरह से जो है उसको मिसयूज किया जा रहा है, जैसा कि इन्होंने बड़ा दृष्टिगांत ढंग से उन्होंने बताए। लेकिन अब इसमें कुछ व्यवधान जो आ जाते हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो उनमें जो चंचलता बहुत ज्यादा है, उनको ऐसे लोगों को मत बुलाइए, क्योंकि ये गंवार वाली भाषा ये बोल रहे थे। मैं समझता हूं कि इनके पास बहुत तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, और ये केवल जो है गवारों वाली भाषा कर करके दूसरे को डिमोरलाइज या उस तरह से करना चाहते हैं। मैं समझता हूं ऐसे लोगों को रोक लगनी चाहिए और ऐसे लोगों को भर्त्सना करनी चाहिए। देखिए, जो अभी मौलाना साहब ने जो बताया कि किस तरह से जो कुछ अपने आप को मुस्लिम के बड़े अधिकारी और बड़े बड़े गाड़ियों से जो आते थे, बिल्कुल सत्य है। आप चले जाइए जामा मस्जिद, आप चले जाइए यहाँ जो कुतुब मीनार है, वहां महरौली में हजारों एकड़ जमीन है, जिसका कुछ तथाकथित मुट्ठी भर लोग अल्लाह ताला के नाम पे लोगों को लीज पर दे दिए। 100 साल का जो है 99 साल का लीज दे दिए। आप उसी तरह से चले जाइएगा, जामा मस्जिद में मीना बाजार है, उसमें 1 रुपए का सोचिए कि 99 साल का लीज दे दिया गया, और उसके होता क्या है कि उनको 1 रुपया देना नहीं होता है। ये जो बड़े बड़े मौलाना वहां पे जो बैठे हुए हैं, उनसे पूरा पैसे उससे लेते हैं, करोड़ों अरबों रुपया में लेते हैं, और उसका जो है देश को तोड़ने के काम में जो है उसका मिसयूज करते हैं। तो मैं समझता हूं कि सरकार का ये फर्ज बनता है, सरकार का ये काम होता है कि कोई भी संस्था को नियमित रूप से, कानूनी रूप से अमली जामा उसको पहचानी जानी चाहिए। क्योंकि जिस पर्पस के लिए ये वक्फ बना था, जो जिस पर्पस के लिए था, जो यतीम के लिए, गरीब के लिए, बेवा के लिए, जो उनके शारीरिक
आर्थिक और सामाजिक तौर पर उसको उन्नति करने के लिए बनाया गया था, उसका ये लोग मिसयूज कर रहे थे, उन लोगों का, यतीम लोगों का पैसा को हड़प रहे थे। और मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला उनको कभी माफ नहीं करेंगे, और वो मुसलमान कहलाने लायक ही नहीं है। पता नहीं कैसे मुसलमान उस समाज को, उसको अपनाते हैं और उसको प्रतिष्ठा देते हैं। आप देखिए, जो ओवैसी जैसे लोग हैं, इनके पास आप सर्वे करवा लीजिए, हजारों करोड़ जो है इनके पास मिलेगा। और ऐसे ऐसे जो यतीमों के पैसा पर ये जो है पूरा शेषनाग की तरफ फंड बटाए हुए हैं, और ऐसे ऐसे एक दो नहीं है, ओवैसी जैसे लोग अनेकानेक लोग हैं जो इसी तरह से मिसयूज कर रहे हैं। आप जितने भी मस्जिद ले लीजिए, चाहे यूपी का, आपका प्रयागराज का हो, लखनऊ का हो, रामपुर का हो। रामपुर में आपने एग्जाम्पल देखे होंगे कि किस तरह से आजम खान ने जो है यूनिवर्सिटी बनाया, और किस तरह से वो पूरा प्रॉपर्टी जो है वक्फ का वो हड़प कर करके उन्होंने अपना एक तरह से जो है यूनिवर्सिटी बना करके उसको दादागिरी कर रहे थे। तो उस पर एक अंकुश लगेगा, सरकार पूरी निगरानी करेगी, कानूनी रूप से करेगी। आज जो है देखिए 1,32,000 संपत्तियां यूपी में केवल जो पाया गया है, उसमें केवल रजिस्टर्ड जो है वो करीब 2,500 ही संपत्तियां की करीब में है। इसका मतलब यह है कि बाकी संपत्ति या तो सरकारी जमीन को हड़पे हुए हैं, या फिर जो है ऐसे जो गरीब लोगों का जो है उसको हड़प करके वो बनाए हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि इस पर अंकुश लगना जरूरी है, और ये जो सरकार ने इस तरह से पहल जो ली है, ये काबिले तारीफ है। और इसको जो है एक सही आदमी के पास पहुंचे, सही यतीमों के पास पहुंचे, उनकी बहुत दुआ लगेगी सरकार को, कि चूंकि वो सही में देखेंगे कि जो हम एक लाभान्वित हो रहे हैं, और जो समाज में जो इस तरह का एक बनाया गया था व्यवस्था वक्त के लिए कि उसको फायदा हो, तो अंतिम जो पायदान पे लोग हैं वहां तक कि उनको मदद मिलेगी, और उससे वो उन्नति के रास्ता अपनाएंगे, ना कि इस तरह से जो देशद्रोही या देश तोड़ने वाली बातें करेंगे। ठीक है प्रमोद जी, क्योंकि देखिए यही चीजें हो रही है ना, ट्रांसपेरेंसी अपूर्वा जी। का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, और ये भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर ये बिल में संशोधन हुआ है तो आगे मुस्लिमों के लिए इसके बहुत सारे उन्नति के जो द्वार हैं वो खुल जाएंगे, जो शायद अब तक बंद पड़े थे। और ऐसी जमीनें जो अवैध रूप से जिन पर वक्फ ने कब्जा कर रखा था। अवधेश जी क्या कहना चाहेंगे इस पे? आप बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे। देखिए जी मैं ये कह रहा था, जो शहाबुद्दीन रिजवी बैठे हैं, बहुत ही सम्मानित मौलाना है, और मेरे साथ कई बार डिबेट में बैठे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, इनको पता है सब चीज। लेकिन जिस तरह से जो दूसरी पार्टी के बैठे थे, सपा के, आपके चंचल जी, ये तो कई बार टीवी से आप डिबेट से भी निकाला जा चुका है, कई टीवी चैनल में भी। लेकिन ऐसे लोगों को आप बिठाया कीजिए जो कम से कम जिन्हें पता होकर है डिबेट किस पर चल रही है, हमें क्या बोलना है। अब बेचारे इतने सम्मानित व्यक्ति है रिजवी जी, उनका अपमान कर रहे थे सर आप, ये भी सही नहीं है। देखिए बात चल रही है वक्फ बोर्ड की, अपूर्वा जी, मैं आपको बताऊं, ये आपका 9 लाख एकड़ पूरी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, ठीक है। उसमें से 2,32,000 लगभग ये मान के चलिए आप, करीब 2.5 लाख एकड़ जो है यूपी में है, और वो भी किसके पास है, उसमें भी जो सपा के जो करीबी हैं, सपा में नेता हैं। अब पोल खुलेगी ना सबकी, जब वो जमीनें ली जाएंगी तब सबकी पोल खुलेगी। अभी वकील साहब ने बहुत अच्छी बात कही, रामपुर में जो यूनिवर्सिटी बनी है आजम खान की, वो किस पर है? वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, कब्जा हुई जमीन है। इसी तरह से अभी मैं की बात सुन रहा था, सुबह सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है उनकी। उन्होंने कहा एक हैदराबाद में एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसका जो किराया है वो 2,500 जाता है वक्फ बोर्ड को, लेकिन जो उसके ठेकेदार है वक्फ बोर्ड के बने हुए, वो उस बिल्डिंग का किराया 25,000 रुपए लेते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड में उसका किराया केवल 2,500 रुपए जमा होता है। सोचिए आप, अगर वक्फ बोर्ड चाहता तो हमारे देश के जो यतीम, जो गरीब मुसलमान हैं, तो आपने देखा होगा बसों में चने बेचते हैं, ट्रेन में चाय बेचते हैं, जिनको मतलब जिनके पास कोई रोजी रोटी नहीं है, यदि वक्फ बोर्ड चाहता तो आज वो कम से कम पढ़े लिखे होते, अपना रोजगार कर रहे होते, रोजी रोटी कमा रहे होते। आपने कहीं देखा है कि वक्फ बोर्ड ने कोई मेडिकल कॉलेज खुलवाया है कि हमारे बच्चे MBBS कर पाए, मुस्लिम बच्चे है? कभी आपने देखा है कि वक्फ बोर्ड ने कोई अस्पताल खुलवाया हो जहाँ फ्री मुसलमानों का इलाज हो, गरीब मुसलमानों का? नहीं। कोई स्कूल आपने देखा जहाँ फ्री बच्चे पढ़ते हो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के स्कूल में? नहीं। तो भाई वक्फ बोर्ड का जो पैसा था, इसकी जो संपत्ति है 9 लाख एकड़, कम नहीं होती है, कई देश बच जाएंगे इसमें। लेकिन करने वाला कौन था? सब जितनी पार्टियां थी उस समय, जितनी सरकारें थी, उनके संरक्षण में ये काम हो रहे थे, क्योंकि वो भी मिले हुए थे। आपने देखा होगा जब 2014 का चुनाव था लोकसभा का, उसी दिन 2014 में चुनाव से पहले 123 जो संपत्ति थी वो वक्फ बोर्ड को दे दी गई। ऐसा क्यों भाई? क्या कारण था ऐसा? जो आपने लुटियन जोन की 123 जो प्रॉपर्टी थी वक्फ बोर्ड को दे दी। तो ये कहीं ना कहीं ये पोल खुलेगी सबकी, सबका जो चेहरा है वो सामने आएगा, क्योंकि
पार्टी की सरकार है, ऐसी पार्टी है, ऐसा वाली सरकार है, चलने वाली पार्टी। चलिए ठीक है गितांबा जी, उत्तर प्रदेश से संशोधन इसीलिए किया गया जो मुस्लिम गरीब मुसलमान है उनको उनका हक मिल सके। ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास अवधेश जी। गितांबा जी देखिए, उत्तर प्रदेश में अब ये बड़ी कार्रवाई होने वाली है और मुझे लग रहा है वक्फ संशोधन बिल पारित हो जाने के बाद ये पहली कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है कि ऐसी जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है जिस पर वक्फ ने अवैध तौर पर कब्जा किया था। मुस्लिमों की उन्नति का एक रास्ता खुलेगा। आपको क्या लगता है इससे आगे की चीजें कितनी ज्यादा और आसान हो जाएगी मुस्लिम समुदाय के लिए, या फिर क्योंकि अभी तक तो ये चीजें चल रही थी ना कि धार्मिक तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन धार्मिक तौर पर तो ये कानून नहीं है, संपत्ति के तौर पर इस कानून को इसमें संशोधन किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हम जहाँ तक समझते हैं, अभी जो मौलाना जी ने बात किया जी तो जैसे ऐसे लोग अगर सामने आ रहे हैं, आप जैसे लोग आ रहे हैं महानुभाव, तो हम जहाँ तक समझते हैं कि इनकी कौम को बहुत समझ आएगा और वो लोग समर्थन भी करेंगे। जो अभी ये नेता लोग धमका रहे हैं कि मुसलमान सड़कों पर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई सड़क पर नहीं आएगा, क्योंकि मुसलमान भी अपने हित की बात जानते हैं। उनको भी समझ में आ रहा है कि मेरे साथ कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि अभी तक तो बहुत ही गलत इन लोगों के साथ हुआ, ना इनके बच्चे शिक्षा में आए, ना इनके बच्चे कहीं किसी भी तरीके से शिक्षित बने या कहीं आईएएस पीसीएस या डॉक्टर बने, कुछ भी नहीं बने। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि जो चीजें निकल करके आ रही हैं उसमें बहुत सी यतीम बच्चों को शिक्षा भी दी जाएगी, बहुत सी विधवा महिलाओं को भी संरक्षण दिया जाएगा, और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके लिए भी बहुत कुछ होगा। और हम जहाँ तक समझते हैं कि इसमें मौलाना जी की बहुत अच्छी भूमिका रही है, जो इन्होंने नेशनल चैनल पर इस तरह से बात की। तो ऐसे अगर नेशनल चैनल पर अच्छी अच्छी मौलानाओं की बातें जो आएंगी तो इसमें वो लोग समझेंगे भी, और सड़क पर तो हमें नहीं लगता कि नहीं आएंगे, सड़क पर आएंगे, नहीं आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे कि उनका हित इसी में है, जिस चीज को वो देख रहे हैं कि ये मेरी चीज है और हमें मिल नहीं रही है। तो आज अगर हमें मिलेगी तो हमें तो ज्ञान होगा ना कि नहीं हमें मिल रही है और हमारी चीज है। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा निर्णय सरकार ने लिया है, और हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जैसा नेता धमका रहे हैं। तो हमारी समझ से मौलाना लोग आगे आ रहे हैं, शिक्षित लोग आगे आ रहे हैं, इसमें इनके कौम को बड़ा इसमें फायदा भी होगा और शिक्षा भी मिलेगी, स्वास्थ्य भी मिलेगा। और एक तरह से एक हमें जहाँ तक लगता है कि अगर हॉस्पिटल वगैरह खुलेगा तो उनको महिलाओं को काम धंधा भी मिलेंगे, तो अच्छा है, बढ़िया है और होना भी चाहिए। और इसमें जितना समर्थन हो सके हर किसी को करना चाहिए, चाहे हिंदू की महिलाएं हो, चाहे मुसलमान की महिलाएं हो, चाहे हिंदू के बच्चे हो, चाहे मुसलमान के बच्चे हो, चाहे जो भी हो, हर किसी को समर्थन करना चाहिए। उनको अगर एक को हम समझाते हैं तो 10 को अगला भी समझाएगा ना। अगर एक को हम समझाएंगे तो वो एक 10 को समझाएगा, तो इससे उनके कौम को काफी मजबूती भी मिलेगी और उनको एक रास्ता भी दिखेगा। और रास्ता दिखने के लिए हमारी समझ से इससे अच्छा निर्णय आप लोगों ने जो लिया है, जो चैनल पर इस तरह से समझाने के लिए अच्छे अच्छे गुरुओं को ला रही हैं, तो ये एक तरह से अच्छा संदेश भी जाएगा। और इसमें हम जहाँ तक है कि हम भी समर्थन करते हैं। चलिए ठीक है मौलाना साहब, देखिए आपकी बातों की बड़ी तारीफ भी हो रही है, लेकिन फिर भी विपक्ष तिलमिला रहा है। और अभी बात अगर सपा की कर ले तो सपा तो मुस्लिम समुदायों की बहुत ज्यादा मुस्लिमों की बहुत ज्यादा हिमायती बनती है, फिर इस तरह की तिलमिलाहट क्यों है? देखिए, मैं वकील साहब, मैडम और अवधेश जी ने बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तीनों हजरात का। और उसमें जो तिलमिलाहट है या जो भी परेशानियां हैं, जो दिक्कतों का इजहार है, ये तमाम चीजें उन लोगों को है जिन लोगों ने वक्फ की जमीनों पर कब्जे कर रखे। बिल्कुल, और नेता नहीं बन पा रहे हैं आपके, वो बरगला नहीं पा रहे हैं, उन लोगों का नेता नहीं बन पा रहे, वो तिलमिला के आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और ये जनता देख रही है, जनता कोई। देखिए, जिस कौम के पास में 9.5 लाख प्रॉपर्टीज हो और वो पूरी इतनी बड़ी इतना अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो एक बड़ी कंट्री के बराबर हो सकता है, देश बन जाएंगे। जी यही चीज अभी आपने इसी ने भी कही। एक और इसकी आमदनी अरबों में है, और वो अरबों वाली आमदनी की जमीनें फिर भी मुसलमान रोडों पर, बसों में, ट्रेनों में भीख मांगे, ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। और अगर मौजूदा हुकूमत कोई अच्छा बेहतर काम कर रही है तो उसका इस्तकबाल करना चाहिए,
और उसका स्वागत करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक मजहबी और सामाजिक आदमी हूं। मैं अपने धर्म कर्म के लिए, काम के लिए जाना जाता हूं, लिटरेरी काम करता हूं, तसनीफ व तालीफ किताबें लिखता हूं और अपने कौम के हितों के लिए काम करता हूं। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं। मगर ये मौजूदा हुकूमत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के ताल्लुक से एक अच्छा मंसूबा बनाया और मोदी जी ने अच्छा एक प्लान तैयार किया और उन्होंने देखा, उनको एहसास हुआ इस बात का कि मुस्लिम कौम की ये संपत्ति और मुसलमान गुर्बत की जिंदगी जी रहा है। तो एक अच्छा मंसूबा बना के एक अच्छे बिल में संशोधन किया और संशोधन करके वो लेके आ रहे हैं। इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। मुझ जैसे तकरीबन समझ लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी में सिर्फ 5% लोग जिनका कब्जा है, नाजायज कब्जा है जमीनों पर, वही लोग परेशान हैं, उन्हीं लोगों को खतरा है। बल्कि 95% जो आम मुसलमान है, उस आम मुसलमान को कहीं कोई खतरा नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और ये जो लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोगों के वो ये समझ रहे हैं कि ये बेहतर काम कर दिया मोदी जी ने, तो सारा मुसलमान वोट जो है, कहीं मुसलमानों का वोट बीजेपी वोट बैंक का भी खेल है। बिल्कुल मौलाना साहब, इस चीज से मैं आपकी इस चीज से मैं भी एग्री करती हूँ। वोट बैंक का खेल है, वोट बैंक का ये चीजें कहीं छिटक ना जाए, विपक्ष से तिलमिलाहट इसलिए भी साफ नजर आ रही है। प्रमोद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा दी गई है, 2 सदनों से बिल पारित हो चुका है, राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है, बस चंद कदम की दूरी है, उसके बाद ये कानून नए रूप में हमें नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई है, क्या उसका कोई असर उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा? देखिए, एक्चुअली न्यायालय का काम जो है, सबसे बड़ी चीज होता है हमारा जो संविधान है उसका संरक्षण करना, और जो संविधान के अंतर्गत जितनी भी बातें आती है उसका तुलनात्मक अध्ययन करके उस पर निर्णय करना। ये जो वक्फ बोर्ड है, ये जो पर्पस है वो यतीमों के लिए था, बेवा के लिए था, जो अंतिम चरण के लोगों का था, और इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई किसी तरह का, बिल्कुल आपको खुली आंखों से देखा जाएगा कि ये जितनी भी वक्फ बोर्ड का वक्फ का जो जमीन था, आप जितने मस्जिदें ले लीजिए, जितने दरगाह ले लीजिए, उसके आसपास जितनी जमीनें हैं, उसका 99% मिसयूज हो रहा था कुछ तथाकथित लोगों का। मैं उनको मुस्लिम बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो मुस्लिम का किसी भी कायदे में, किसी भी फ्रेमवर्क में नहीं आए। जो अल्लाह ताला के साथ बेईमानी कर रहा हो, जो उनके साथ चीटिंग कर रहा है, वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे लोगों को देखिए, माननीय कोर्ट देखती है और वो बिल्कुल समुचित न्याय देती है, और ये कभी भी ऐसे ठीक है प्रमोद जी, देखिए वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है, वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए। चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। तो सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े। अवधेश जी, प्रमोद जी, मां साध्वी कितांबा और शाहबुद्दीन रजवी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, चंद कदम की दूरी है, उसके बाद राष्ट्रपति की मुहर के साथ ही ये जो संशोधन है, ये कानून के तौर पर हमें हमारे सामने नजर आ जाएगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में एक नया हड़कंप मच चुका है विपक्षियों में, कट्टरपंथियों में, क्योंकि योगी सरकार की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि अधिकारियों को ये निर्देश दे दिया गया है कि ऐसी जमीनें जो वक्फ बोर्ड की हैं, जिनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उन जमीनों को चिन्हित किया जाए और उनसे अवैध जो अतिक्रमण है या जो भूमाफिया हैं, अब उन्हें वहां से हटा दिया जाए। तो उसके बाद से विपक्षियों में भी और ऐसे वक्फ भूमाफियाओं में भी जो हड़कंप है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो इसी के साथ बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।